हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑप्शन की क्लास में। ये आपकी जो क्लास रहने वाली है ये लेटर वैदिक पीरियड की सेकंड क्लास रहने वाली है। प्रीवियस क्लास में हमने जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स थे आर्यंस के, जो नॉलेज थी आर्यंस को ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली। क्योंकि कल से हमारा जो है लेटर वैदिक पीरियड चालू हो गया है। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में जो एस्पेक्ट्स हैं लेटर वैदिक पीरियड से जुड़े हुए कि जो लेटर वैदिक पीरियड को जो एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है वो किस लिए कहा गया है, क्या क्या ऐसे चेंजेस आए थे जिस वजह से लेटर वैदिक पीरियड को जो कहा गया है द एज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए चालू करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और फ्री में ये जो सोर्सेज हैं इनका लुफ्त उठा सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो पॉलिटी की क्या कंडीशन थी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का था, जो प्रशासनिक सेवा थी, प्रशासन से रिलेटेड चीज़ें थीं वो किस प्रकार थीं। तो यहाँ पर हम वही चीज़ें बात करने वाले हैं। जो पॉलिटिकल कंडीशन थी लेटर वैदिक पीरियड में वो सेटल्ड लाइफ थी। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जो अर्ली वैदिक पीरियड में जो पॉलिटिकल लाइफ थी वो पैस्टोरल लाइफ थी, यानी जो एक जगह वो रुकते नहीं थे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ट्राइब्स हैं ना वो कहीं ना कहीं अमलगमेट हो जाएंगे, यानी मिक्स हो जाएंगी, जिससे कि सोसाइटीज़ का निर्माण होगा। अमलगमेट होने से सोसाइटीज़ का निर्माण होगा, फिर यहीं से टाउन्स एंड ऑल क्रिएट होने चालू हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो धर्म था, धर्म जो एक तरह का होता है, एक तरह कल्चर जो हमारा होता है वही यहाँ पर जो था वो बेस था। और यहाँ पर किंगशिप, वहाँ पर किंगशिप पावरफुल नहीं था, मगर यहाँ पर किंगशिप पावरफुल हो जाएगी और कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन के एलिमेंट्स जो है ना उभर कर आने लगेंगे। क्योंकि पिछली जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था वहाँ पर जो सेंट्रलाइजेशन एलिमेंट्स बहुत कम थे। वहाँ पर एगैलिटेरियन सोसाइटी टू सम एक्सटेंट एगैलिटेरियन सोसाइटी थी, और कहीं ना कहीं वहाँ पर हमने डेमोक्रेटाइजेशन भी देखा था। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस होगी। ठीक है, अब किंग को क्या माना जाता था, यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि किंग। अब किंग कौन था? किंग को हेड ऑफ द क्लान माना जाता था, यानी किंग जो हुआ करता था वो क्लान का हेड हुआ करता था। काफ़ी टाइम पर यह देखा जाता था कि जो किंग हुआ करता था उस समय पर उसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। आज के समय में भी अगर आप फिल्में वगैरह देखते हो या कार्टून वगैरह देखते हो तो उसमें भी अगर आप अकबर बीरबल के किस्से भी देखते हैं, या फिर आपने काफ़ी सारी फिल्में लाइक जोधा अकबर की फिल्म वगैरह हैं तो उसमें भी देखा होगा, तो किंग को महाराजा के नाम से पुकारा जाता था, यानी जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें कही जाती थी। मुझे इसका तकिया कलाम पूरा नहीं आता है कि क्या था ये चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे टाइटल जो है ना यहाँ पर अब उभर कर आने लगे थे। अब वहीं पर नॉर्थ में किंग को विराट के नाम से जाना जाने लगा, और वहीं पर ईस्ट में सम्राट से, और साउथ में भोजा, और वेस्ट में सौराट, और सेंटर में घरिकवस्तिन, और वहीं पर आगे जो कमांडर इन चीफ था वो किंग ही हुआ करता था। मगर अर्ली वैदिक पीरियड में ये सारी चीज़ें कुछ डिफरेंट थी, अपोजिट थी। ठीक है, अब यहाँ पर जो किंग था वो कमांडर इन चीफ भी था आर्मी में, और डिस्पेंसर ऑफ द जस्टिस यानी हेड ऑफ द जस्टिस भी था। ठीक है, अब वॉर कैसे लड़नी है, वेजेस कैसे करने हैं, मतलब वॉर कैसे लड़नी है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें अब किंग के द्वारा डिसाइड होती थी। यानी बैटल ग्राउंड भी अब किंग के द्वारा ही डिसाइड होता था। वहाँ पर अर्ली वैदिक पीरियड में हमने पढ़ा कि पुरोहिता के द्वारा ये सारी चीज़ें कॉन्क्लूड करी जाती थी। ठीक है, अब पीस भी किंग के द्वारा ही कॉन्क्लूड होने लगी, मगर वहाँ पर पुरोहिता का रोल बहुत ज़्यादा था। तो ये चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, अब किंग जो एक अल्टीमेट अथॉरिटी माना जाता था इस पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड में किंग को अल्टीमेट अथॉरिटी माना जाता था, और उसको हाईली रेस्पेक्टेड, मतलब वो जो है ना पर्सन जो था किंग, वो लेटर वैदिक पीरियड में हाईली रेस्पेक्टेड था, और उसको हमेशा ऑनर के साथ पुकारा जाता था, टाइटल के साथ, जैसे कि महाराज और राजा जी और वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
पॉलीगैमी जो होता ना वो एक जनरल रूल था, यानी किंग को पॉलीगैमी करनी ही पड़ती थी। जहाँ पर जो माहिशी हुआ करती थी वो फर्स्ट वाइफ हुआ करती थी, जिसको चीफ क्वीन का दर्जा दिया जाता था, ठीक है। और विवाता सेकंड नंबर की, ये लव्ड वन हुआ करती थी। यानी अगर यहाँ पर देखा जाए तो किंग को कम से कम 4 वाइफ्स रखनी होती थी, जहाँ पर जो थर्ड होती थी वाइफ उसे मैट्रिमोनियल अलायंस के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए 2 राजाओं के बीच में वॉर हुई, यानी लड़ाई हुई, बैटल हुई, उसके बाद एक राजा हार गया, जिसने अपनी डिफीट जो है, अपनी जो हार है वो एक्सेप्ट कर ली, और उसके बाद उसने कहा कि मैं अपनी डॉटर आपको देता हूँ। तो उसके बाद राजा ने उससे शादी कर ली, ये बन जाता है एक मैट्रिमोनियल अलायंस। तो यहाँ पर जो थर्ड क्वीन थी, यानी जो मैट्रिमोनियल अलायंस से जो क्वीन बनती थी उसका नाम था पावाकृति, और जो फोर्थ क्वीन थी उसका नाम हुआ करता था, यानी टाइटल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसका नाम हुआ करता था पालागाला, ठीक है। अब पालागाला का मतलब यानी यहाँ पर जो ना सेनापति जो हुआ करता था, यानी सेनानी जो हुआ करता था, यहाँ पर अपनी डॉटर हो सकती है या अपनी जो सिस्टर राजा से उनकी शादी करा दिया करता था। तो बेसिकली जो चीज़ें हुआ करती थी ना, सेना जो डॉटर और या सिस्टर की जो शादी हुआ करती थी सेनानी की, तो वो ही पालागाला, उनको पालागाला का टाइटल दिया जाता था, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो माहिशी जो थी, यानी पहली वाइफ, अगर राजा पहली बार शादी कर रहा है तो ये मैंडेटरी था कि जो लड़की है वो सेम वर्ना से बिलोंग करे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जो वर्ना का जो कॉन्सेप्ट है ना, वर्ना गोत्रा, वो इसी पीरियड में अब इमर्ज होने वाले हैं, यानी उभर कर आने वाले हैं। तो हम आगे आने वाली वीडियोस में उस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। अब प्रोमिजेनेचर यानी एक प्रैक्टिस चलती थी, प्रोमिजेनेचर यानी किंग के बाद जो उसका बड़ा बेटा होगा वही क्या होगा, राजा, मतलब अधिकारी बनेगा, यानी उसी को दोबारा किंग बनाया जाएगा। यानी जो राजा का जो बेटा राजा और उसके बाद उसका बेटा राजा, तो एक तरीके से जो इनहेरिटेंस प्रैक्टिसेस थे ना वो चलती हुई आ रही थी, उसी को बोलते हैं हम प्रोमिजेनेचर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, मगर यहाँ पर राजा को जो है ना प्रोटेक्ट करना होता था, क्या लैंड प्रोटेक्ट करनी होती थी, अपने पीपल यानी अपने सब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करना होता था, कैटल को प्रोटेक्ट करना होता था यानी पशुओं को, क्योंकि यहाँ पर जो जिसके पास ज़्यादा कैटल होंगी, कैटल को ही वेल्थ माना जाता था, और ऐसा माना जाता था कि कैटल ही यानी पशु ही यानी गाय ही क्या है कि इसी से ही वेल्थ आती है, इसी से ही पैसा आता है। कैटल इज़ द सोल वेल्थ गिवर, ठीक है, यहाँ पर ये माना जाता था। अब देखिए जस्ट लाइक टुडे, आज के समय में क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो हमारे जो करंट के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। अब उनके साथ भी तो उनके जो कैबिनेट्स रहते हैं, कैबिनेट मेंबर जो रहते हैं, लाइक किचन कैबिनेट के जो उनके खुद के बनाए हुए होते हैं, और जो कैबिनेट मेंबर्स होते हैं वो भी उनको अकम्पनाइड करते हैं, लाइक जहाँ पर भी वो जाते हैं तो कुछ ना कुछ पीपल तो उनके साथ चलते ही हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ करता था कि यहाँ पर भी लेटर वैदिक पीरियड में भी राजा के साथ कुछ ऐसे ऑफिशियल्स हुआ करते थे जो राजा को हमेशा उसके साथ चला करते थे, जैसे कि पुरोहिता, सेनापति और बागदूगा यानी टैक्स कलेक्टर। टैक्स कलेक्टर का स्पेसिफिकली जिक्र नहीं है, मगर हमें जो ऋग्वेदा है उसमें उसकी हेल्प से पता चलता है कि जो टैक्स है वो कलेक्ट करा जाता था इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरी गिफ्ट, यानी बाली के फॉर्म में, अर्ली वैदिक पीरियड में। यहाँ पर भी हम बात करेंगे, ठीक है, आगे जो इकोनॉमी में पढ़ेंगे हम तो वहाँ पर हम डिटेल में टैक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और सामहर्ता यानी ट्रेजरर, राजा का जितना भी खजाना है, यानी जो भी हीरे मोती हैं, जवाहरात हैं या कोई भी वेल्थ है, तो उसका टेक केयर कौन करता था, सामहर्ता। ये नाम आपको याद रखने हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि इनसे प्रीलिम्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं, तो आप इन्हें याद करिएगा और याद रखिएगा। ग्रामानी यानी विलेज हेडमैन, यहाँ पर विलेज हेडमैन जो था उसका बहुत अहम रोल हुआ करता था। और ये सारे जो जितने भी ऑफिसर्स हुआ करते थे, ये सारे ऑफिसर्स सब किंग को अकम्पनाइड करते थे जहाँ पर भी किंग जाते थे, ठीक है।
तो इस जगह पर इस पीरियड में अब जो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो होता है ना किंग का यानी किंगशिप का असली मतलब राजा का जो असली दबदबा होता है वो एंटर कर गया था यहाँ पर। अब राजा के पास ज़्यादा पावर्स इकट्ठी होने लगी थी यानी हो गई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजा के ही हाथ में था कि वो किसको अपना मंत्री बनाए और किसको नहीं बनाए। तो सारे के सारे जितने भी नुमाइंदे थे, जितने भी मतलब चाहे वो पुरोहिता हो, सेनापति हो, बागदुगा हो, सामहर्ता हो या ग्रामणी हो, सबको ही राजा के द्वारा अपॉइंट करा जाता था मेरिट के बेसिस पर, ठीक है। अब देख लेते हैं जो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी वो थी पुरोहिता। पुरोहिता हमने अर्ली वैदिक पीरियड में भी हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में, जो चीफ प्रिस्ट हुआ करते थे क्लान के, मगर वहाँ पर तो उनके पास अनलिमिटेड पावर हुआ करती थी यानी बहुत हाईली रिस्पेक्टेड हुआ करते थे, मगर यहाँ पर जो उनकी पावर थी ना कहीं लिमिटेड हो चुकी थी, पावर्स को लिमिटेड कर दिया गया था। अब इनका जो काम रह गया था खाली वो प्रेयर्स का रह गया था, सेरेमनीज़ का रह गया था और रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस का रह गया था। ये काम इनको करना था कि अगर कहीं पर यजन वगैरह हो रहा है तो वो करा दिए, कहीं पर शादी हो रही है तो वहाँ पर चले गए, और सेरेमनीज़ इन द सेंस शादी वगैरह, और प्रेयर्स वगैरह अगर कोई यज्ञ वगैरह करना है राजा वगैरह के लिए तो वो सारी चीज़ें परफॉर्म करी जाती थी यहाँ पर पुरोहिता के द्वारा। और यहाँ पर ही पिछली वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस करा था कि लेटर वैदिक पीरियड में 3 जो एक मतलब यज्ञ हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो यज्ञ हुआ करते थे वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रकार के जो सैक्रिफाइसेस थे यानी राजन की जो पावर थी उसको एक्सपेंड करने के, राजा को और पावरफुल बनाने के लिए 3 यज्ञों का प्रमाण दिया गया है, 3 यज्ञों की बात करी गई है जिसमें पुरोहिता का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अब पहला जो यज्ञ है यानी पहला जो यज्ञ है वो था अश्वमेधा यज्ञ। यहाँ पर क्या हुआ करता था कि यहाँ पर हॉर्स का सेक्रीफाइस किया जाता था, यानी हॉर्स को क्या करते थे, एक हॉर्स चुना, उसके बाद हॉर्स को खुला छोड़ दिया। यहाँ पर कहने का मतलब है कि मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान के चलिए एक राजा है जो दिल्ली में रह रहा है, ठीक है, दिल्ली उसकी टेरिटरी है, यहाँ पर उसका राज्य है, मगर जो दूसरे राजा हैं वो गुजरात में रह रहे हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, हरियाणा में रह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, और जो नीचे हमारा मध्य प्रदेश है वहाँ पर रह रहे हैं। अब राजा ने क्या करा, दिल्ली के राजा ने उसने अश्वमेधा परफॉर्म करा। उसके बाद क्या हुआ, जो रॉयल एक हॉर्स लिया, रॉयल हॉर्स, उसको जो है ना छोड़ दिया खुला, अब वो भागेगा, उसके पीछे 2 सैनिक भी छोड़ दिए ताकि उस चीज़ पर जो रॉयल हॉर्स है उस पर नज़र रखी जा सके कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। अब रॉयल हॉर्स को चेज करा जाता था, जब चेज करते थे अब होता क्या था कि जहाँ तक रॉयल हॉर्स भागा है, यानी मैं आपको देखिए ये एक पिक्चर है, इसमें देखिए मान के चलिए ए राजा है, ए ने जो ना राजन, पुरोहिता और ग्रामणी और सेनानी ये सारे के सारे यहाँ पर इकट्ठे हुआ करते थे। फिर उसके बाद रॉयल हॉर्स था, एक वाइट हॉर्स या कोई भी हॉर्स लिया तो उसके बाद उसे भगा दिया जाता था, यानी उसे भगाया जाता था जहाँ तक वो भाग सकता है। तो जितना ये जो एरिया है, ये इतना एरिया अगर रॉयल हॉर्स ने कवर करा तो ये सारा का सारा एरिया राजन के पास आ जाता था जिसने रॉयल हॉर्स यानी अश्वमेधा परफॉर्म करा है। तो इसके बाद ये सारा का सारा जो ज़मीन है, ये एरिया, ये टेरिटरी है, सब राजा के पास आ जाएगी और वो उसका किंग बन जाएगा। अब जितने भी सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड हैं रीजन में, यानी चाहे वो लोग हों, जानवर हों, पीपल हों, जो भी हों, तो वो सारे के सारे अब राजा के अंडर में आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ करता था, अगर कोई भी मान के चलिए अगर ये सी लेफ्ट है, इसे रॉयल यानी घोड़े के द्वारा, हॉर्स के द्वारा कवर अप नहीं करा गया, तो क्या होता था कि इसे कवर नहीं करा जाता था, इसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अश्वमेधा को परफॉर्म किया गया है, अश्वमेधा यज्ञ को परफॉर्म किया गया है। मगर अगर मान के चलिए ये जो टेरिटरीज़ हैं, यानी यहाँ पर डी राजा रहता है, यहाँ पर बी राजा रहता है, मान के चलिए डी राजा और बी राजा मना कर देते हैं कि हम अपना राज्य नहीं देंगे, तो यहाँ पर फिर बैटल हुआ करती थी। बैटल होने के बाद फिर सारी चीज़ें आराम से सेटल हुआ करती थी, ठीक है। ये चीज़ थी अश्वमेधा यज्ञ के बारे में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसमें। अब बाद में क्या हुआ करता था, बाद में हॉर्स को सेक्रीफाइस करा जाता था और कंज्यूम करा जाता था, यानी खा लिया जाता था। और इससे क्या मिलेगा, इससे जो ना राजन को ग्लोरी मिलेगी और अपना राज्य को एक्सपेंड कर पाएगा राजन यानी किंग। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आई। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो अश्वमेधा यज्ञ है ये एक स्पेशलाइज्ड पुरोहिता के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है तकरीबन 3 दिन से 7 दिन तक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं आगे।
अब दूसरा जो यजन था वो था वाजपेय यजन। अब इसमें क्या था कि जो राजा की जो स्ट्रेंथ है ना उसको इंक्रीज करने के लिए इस यजन का प्रावधान था और इस यजन को परफॉर्म करा जाता था, यज्ञ को। ये तकरीबन तकरीबन 7 दिन तक चला करता था। अब इसमें क्या होता था कि एक रॉयल चैरियट रेस, यानी एक जैसे कि मान के चलिए कि ABCD, ये मान के चलिए यहाँ पर ए राजा ने परफॉर्म कराया ये वाजपेय, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था कि ए राजा ने पहले तो एक चैरियट बनवाया, मतलब अपने जो कारपेंटर, अपने जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे कहकर एक चैरियट बनवाया, यानी रथ बनवाने के बाद क्या होता था कि फिर जो है ना एक रेस कंडक्ट कराई जाती थी। मगर उससे पहले राजा जो है ना अपने जितने भी टेरिटरी के, अपने आसपास के जितने भी राजा हैं, अपने काउंटर पार्ट्स हैं, उनको बुलाया करते थे, इनवाइट करा करते थे और उसके बाद एक रेस परफॉर्म करी जाती थी उनके द्वारा। अब जो जीत गया वो जीत गया, उसको जो है ना फिर मतलब जो दूसरे राजा हैं उनके काउंटर पार्ट जो मतलब मान के चलिए ABCD हैं, तो तीनों में से जो है ए जीत गया, तो BCD जो है ना राजा जितने भी हैं BCD, तो ये राजा अपनी जो ना जितनी भी टेरिटरी, अपना जो राजपाट है वो सारे के सारे छोड़ देंगे। अपने जो मतलब जो एक तरह से जो राजा है ना ए, उसको राजा मान लेंगे अपना, इस तरीके से समझिए आप। मगर इसी दौरान जब रेस हुआ करती थी, यानी जब ये वाजपेय यजना परफॉर्म करा जाता था, इसी दौरान जो पुरोहिता का रोल था ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसे जो है ना अपने राजा को जिताने के लिए काफ़ी सारे सेक्रीफाइस कंडक्ट करने पड़ते थे, ताकि जो राजा है ना रेस को जीत जाए। और जो अर्थ है ना, यानी अर्थ को माता के समान माना जाता था, तो उसको होमेज प्रदान करा करते थे, यानी सेक्रीफाइसेस, घी वगैरह, तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराया करते थे ताकि जो राजा है वो जीत सके। अब जो हार गया वो स्लेव बन जाएगा, यानी उसका अधिवेशन हो जाएगा, मतलब उसके जो राजा है ना जो ए है वो जीत जाएगा। अगर राजा ए जीत गया तो सारे के सारे उसको जो है ना अपना राजा मान लेंगे, वो उसके अंडर काम करेंगे, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। अब राजसूया, जो तीसरा यज्ञ आता है वो आता है राजसूया सोमा ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशन। अब इसमें क्या होता था कि एक राजा है उसने क्या करा कि अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं उनको बुलाया और एक तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज करी, और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ना एक तरह का कंपटीशन हुआ बीच में राजाओं के कि कौन ज़्यादा पी सकता है। जिसने ज़्यादा पी और जो लास्ट तक टिका रहा वो कहलाएगा विनर, ठीक है। उसके बाद जो है ना उसके बाद क्या होता था कि जितने भी जो भी हार जाता था ना वो कहीं ना कहीं वो उसके अंडर काम करते थे फिर राजा के, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्यों होती थी, ताकि जो राजा के पास पावर है ना वो बढ़ जाए। देखिए यहाँ पर जो है ना राजा ओल्ड हुआ करता था, अपनी सोवरेनिटी इस्टेब्लिश करने के लिए कंपटीशन रखा जाता था, सोमा ड्रिंकिंग कंपटीशन। उससे पहले जो ओल्ड राजा है उसका रॉयल अभिषेक हुआ करता था, फिर उसके बाद वो अपने काउंटर पार्ट्स को इन्वाइट करा करता था, फिर उसके बाद ड्रिंक सर्व करा जाता था कि हाँ कौन टिक सकता है लास्ट तक। जो लास्ट तक टिकेगा उसकी जीत होगी। तो यहाँ पर जो लास्ट तक टिकता था उसकी जीत हुआ करती थी, ताकि उसकी जो पावर है वो एनहेंस हो जाए और उसका जो किंगडम है वो एक्सपैंड कर जाए, ठीक है। अब ये थी बात 3 जो यजन थे, महत्वपूर्ण यजना यानी यज्ञ जो परफॉर्म करे जाते थे लेटर वैदिक पीरियड में, ये थे वो 3 महत्वपूर्ण यज्ञ, ठीक है। अब आप से बात करेंगे हम कि सेक्रीफाइसेस क्या थे, यानी नॉट सेक्रीफाइसेस, सिग्निफिकेंस क्या थी, यानी महत्वपूर्णता क्या थी इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली बात जो आपको यहाँ पर समझनी है कि यहाँ पर जो है ना जो होस्ट था, यानी जो ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराता था, यानी जिसने जो पार्टी देता था और जो अश्वमेधा परफॉर्म करता था, जो चैरियट रेसर को जो बुलाता था सारे अपने काउंटर पार्ट्स को, तो उसको कहीं ना कहीं मौका मिलता था कि वो अपनी जो सोवरेनिटी है ना उसे इस्टेब्लिश कर सके और अपने राज्य को एक्सपेंड कर सके। तो एक्सपेंशन होता था राज्य का, ग्लोरी और फेम मिलता था, सुपरमेसी अपने इस्टेब्लिश करने के लिए। और यहाँ पर जो सुपरस्टिशियस बिलीफ थे ना वो एंटर्ड कर गए थे, ठीक है। वो कैसे कि अश्वमेधा परफॉर्म करो और क्या नाम है फिर सेक्रीफाइस करो और उसके बाद तुम्हारा जो राजा है उसकी जो पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पर पुरोहिता स्पेशलाइज बन गया था, क्योंकि यहाँ पर पुरोहिता को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी। तो आगे यहाँ पर जो एक तरह से एक्सपेंशन होता था ना वो बिना ब्लड के होता था, बिना लड़ाई लड़े होता था। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिली और ये एक तरह का सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म बन गया था। और यहाँ पर जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं
प्रोमिनेंस गेन कर लेता है। अब इस जगह पर पुरोहिता जो था वो हाईली रेस्पेक्टेड था सारी सोसाइटी में, क्योंकि उसका काम था मोरलिटी को मेंटेन करना और सोशल इकोनॉमी को भी मेंटेन करना और अपलिफ्टर ऑफ द फैमिलीज़ की कौन फैमिली क्या करेगी, ये सारी चीज़ें भी पुरोहिता ही देखा करता था। तो ये थी वीडियो लेटर वैदिक के बारे में, यानी उनकी पॉलिटिक्स किस प्रकार की थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।